प्रिय स्टूडेंट, प्यारे भैया बहनों, रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल जैन। क्लास 12th बायोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक मेंडल्स लॉ, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इसके अलावा कुछ और डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसके अतिरिक्त जो है डिफरेंट टाइप के जो क्रॉस थे उनसे रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। एक जीन की वंशागति सिद्धांत, उसके अलावा इनके बारे में, मेंडेलियन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम लोगों ने स्टडी की। मेंडल के समय तक ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग विचार करें कि आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत आज हम लोगों को जो पढ़ना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम लोगों को देखना है, ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आता है काफी परीक्षा में, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत। देखिए, मेंडल के समय तक ध्यान रखेंगे क्रोमोसोम्स की खोज नहीं हुई थी। सेल डिवीजन, मियाटिक यानी माइटोसिस और मियाटिक दोनों की बात करें, सेल डिवीजन के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं थी। मेंडल ने जो फैक्टर, कारक शब्द है, कारक शब्द वास्तव में फैक्टर जो यूज किया गया है, मेंडल ने एलिमेंट कहा था। मेंडल के द्वारा जो टर्म दिया गया था, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में हम जीन कहते हैं, जीन्स जो कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ले जाने का काम करता है, जिसकी खोज डिस्कवरी जिसकी किसने की है, जोहानसन ने की है। ये उस समय इनके बारे में जानकारी नहीं थी। मेंडल के समय में सेल डिवीजन की चूंकि जानकारी नहीं थी, क्रोमोसोम्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, इनके बारे में जानकारी नहीं थी। मेंडल का सौभाग्य था कि इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था जिसमें 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण थे, और वो एक दूसरे से जो है किसी प्रकार से कह लीजिए इंटर रिलेटेड नहीं थे, स्वतंत्र थे, कोई किसी के साथ भी कैरेक्टर जा सकता था। इसलिए मेंडल के नियमों की जो उसने दिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो ये सब कह लीजिए कि प्राप्त हुए। इसके पहले इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें हम लोग, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है स्ट्रासबर्गर से। थोड़ा इतिहास इसका देख ले। स्ट्रासबर्गर, तो ये स्ट्रासबर्गर ये 1873 1873 में कह लीजिए, सबसे पहले 1873 में स्ट्रासबर्गर, इन 1873 स्ट्रासबर्गर स्टेट दैट न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। सबसे पहले उसने ये बात कही कि जो न्यूक्लियस जानते हैं आप कि किसी भी कोशिका के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर सबसे
महत्वपूर्ण जो पार्ट है अंदर वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर आप जानते हैं कि ये क्रोमैटिन नेट, जो क्रोमैटिन थ्रेड, ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो ये टूटेगा तो क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स, और इन्हीं का स्थल जीन है। तो ये पूरी रचना जो है वो न्यूक्लियस चुकी है। तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस बनता है कोशिकाओं के अंदर वो पहले से उपस्थित केंद्रक से बनता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है वास्तव में जेनेटिक्स का मेन कह लीजिए कि आधार, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इसीलिए न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। नई कोशिका जो डिवाइड होकर बनती है उसमें ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर के नई कोशिका का निर्माण करता है, क्योंकि फर्स्ट क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन, केंद्रक का विभाजन। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रासबर्गर से ये स्टार्ट हुआ। दूसरे साइंटिस्ट फिर स्ट्रासबर्गर ने 1875 में 1875 में हैज बीन ऑब्जर्व क्रोमोसोम्स, इन्होंने क्रोमोसोम की खोज की फॉर दी फर्स्ट टाइम। देन दूसरे आए डब्ल्यू वाल्डेयर, तो स्ट्रासबर्गर हुए, फिर कौन आए, डब्ल्यू वाल्डेयर। डब्ल्यू वाल्डेयर इन्होंने आप जानते हैं कि क्या दिया था, क्रोमोसोम का नाम दिया था। डब्ल्यू वाल्डेयर ने 1888 में 1888 में इन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोम टर्म दिया। डब्ल्यू वाल्डेयर 1888 यूज द टर्म क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता, सब ये नीट के क्वेश्चन है, सब ये टोटल नर्सिंग नीट या कोई भी कंपटीशन हो ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम्स की का किसने सबसे पहले खोज किया था, इन 1875 बता दिए आपको कि ये तो पहले तो न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस का निर्माण होता है जो पूर्व में उपस्थित होता है, ऐसा स्ट्रासबर्गर ने किया। देन 1875 में 1875 में इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम की खोज की, यानी इन 1875 स्ट्रासबर्गर हैज बीन ऑब्जर्व्ड क्रोमोसोम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देन डब्ल्यू वाल्डेयर आए किसमें, कितने में, 1888 यूज द टर्म क्रोमोसोम फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने क्रोमोसोम शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया। इसके बाद अगले साइंटिस्ट थे वान बेंडेन। वान वेंडेन, बेंडेन कह लीजिए, BENDEN, बेंडेन। वान बेंडेन ये 1887 1887 में, ये देखिए 1887 में वान बेंडेन ने कह लीजिए कि इन्होंने क्या दिया, स्टेटमेंट दिया इन्होंने कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है एक स्पीसीज के लिए कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। इन्होंने स्टेटमेंट दिया अपना, वान बेंडेन 1887 स्टेट दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट इन ईच स्पीसीज, प्रत्येक जाति में क्रोमोसोम की संख्या स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे होमोसेपियंस, हम लोग मनुष्य, क्रोमोसोम की नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2n बराबर इक्वल कितने हैं, 46 क्रोमोसोम प्रत्येक कोशिका में है। तो ये संख्या बदलेगी नहीं, चाहे हमारे शरीर की बात हो या आपके शरीर की बात हो या किसी मनुष्य के लिए, ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, 2n = 46। ऐसे हर इस कह लीजिए जीव में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो स्थिर होती है। मटर में क्रोमोसोम की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितनी होती है, 14, तो उतनी ही हो। किसी की भी बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक स्पीसीज के लिए फिक्स होगा, स्थिर होगा। देन आए कौन,
बावेरी, BAVERY, बावेरी, बावेरी 1889। बावेरी का नाम तो जुड़ा है इससे, थ्योरी से। ये हिस्ट्री देख रहे हैं जरूर, लेकिन थ्योरी से बावेरी, सटन और बावेरी इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है। पूछ भी देता है ये क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, ऑफ इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, सटन और बावेरी ने दिया था। तो अभी सटन का क्या योगदान है भी नहीं आया, बट ये देख लीजिए बावेरी ने, बावेरी 1887, 9 नहीं 87 में इन्होंने, क्योंकि 87 की ही बात वन बेंडल के बाद में ठीक आए, बावेरी 1887। इसके पहले ये ध्यान में बात आनी चाहिए कि देखिए क्रोमोसोम की खोज हो गई, क्रोमोसोम का नाम आ गया, धीरे धीरे बातें चलने लगी। वान बेंडन ने क्रोमोसोम की संख्या स्थिर बता दी कि प्रत्येक जीवधारी में, प्रत्येक जाति में, किसी जीव की जाति में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। बावेरी आए 1889 ही कह लीजिए, 89 में इन्होंने, ठीक है 87 में उनका आ गया। 1889 में बावेरी जो है क्या किए, इन्होंने ध्यान रखेंगे बताया कि जो हेरेडिटिक कैरेक्टर है, जो आनुवंशिक लक्षण है, ये ट्रांसमिटेड, ये एक से दूसरे में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसमिशन होता है इनका, जाते हैं एक जनरेशन से कह लीजिए दूसरे जनरेशन में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बावेरी 1889 has been postulated that the hereditary character are transmitted from one generation to next generation। एक पीढ़ी से ये दूसरी पीढ़ी में जो कह लीजिए हेरेडिटिक कैरेक्टर्स हैं वो जाते हैं। फिर आए इसके बाद में वाल्टर फ्लेमिंग, ये फ्लेमिंग 1892 1892 कह लीजिए कि 92 में इन्होंने क्या किया, फ्लेमिंग ने ये माइटोटिक सेल डिवीजन, समसूत्री जो कोशिका विभाजन है उसको कह लीजिए इन्होंने खोजा, उसकी डिस्कवरी की। और इन्होंने अपने जो कह लीजिए कि क्रोमोसोम्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी कि पेरेंट सेल से, ध्यान रखेंगे, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स जाते हैं और ये लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होते हैं। लंबान में क्रोमोसोम क्या होते हैं, फटते हैं। आपने देखा होगा सेल डिवीजन में कि क्रोमोसोम्स जो है लंबान में क्या होते हैं, फट जाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो ये लंबान में क्या होते हैं, फटते हैं। और एक माने पेरेंट सेल से कह लीजिए ये डॉटर सेल्स में जाते हैं। तो वाल्टर फ्लेमिंग 1892 discovered the mitotic cell division and stated that chromosomes of parent cells divide longitudinally during cell division। उसका विभाजन के समय ये विभाजित होते हैं एंड ट्रांसमिटेड इनटू डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल से कहा जाते हैं, डॉटर सेल्स में जाते हैं, ऐसी बात इन्होंने कही। देन बावेरी फिर आए 1887 में। बावेरी को फिर से देखें 1887, दोबारा बावेरी की बात करेंगे। अपने विचार इन्होंने दोबारा दिए, लेकिन अकेले नहीं, इनके साथ ब्रेवर थे। एंड ब्रेवर BRAVER, ब्रेवर ये 1893 में आए, 1893। इन दोनों की बातें यहां पर एक साथ करेंगे। हैव बीन
studied the process of spermatogenesis and oogenesis, जो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका जो है इन दोनों ने क्या किया, अध्ययन किया। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है कि बावेरी और ब्रेवर ये दोनों ने कह लीजिए क्या किया, इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बारे में क्या किया, स्टडी किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है। तो बावेरी एंड ब्रेवर हैव बीन स्टडीड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये याद रखना होगा। इसके बाद आए ध्यान रखेंगे अगले साइंटिस्ट है विनी बर्टर। विनी बर्टर 1900 में विनी बर्टर अगले साइंटिस्ट हैं। विनी बर्टर ये 1900 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मियासिस सेल डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन का इन्होंने अध्ययन किया, उसका डिटेल अध्ययन किया। और इन्होंने मुख्य रूप से कह लीजिए इसकी पूरी प्रोसेस समझाने का प्रयास किया। विनी बर्टर को काफी महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है, मियासिस सेल डिवीजन माने अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाती है, यानी पेरेंट सेल से क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है डॉटर सेल्स में क्या होती है, हाफ हो जाती है। तो विनी बर्टर ने क्या किया, विनी बर्टर हैव बीन स्टडीड मियोटिक सेल डिवीजन और मियासिस सेल डिवीजन कहे या मियाटिक कहे वही बात है, रिडक्शन डिवीजन कर ले इन डिटेल एंड एक्सप्लेन्ड इट प्रोसेस इन डिटेल, उसकी पूरी प्रक्रिया का विस्तृत जो है कह लीजिए वर्णन किया। देन आए लास्ट में सटन 1900 में ही SUTTON सटन, ये भी 1900 में। सटन ने काफी महत्वपूर्ण वर्क किया। इन्होंने ध्यान रखेंगे क्रोमोसोम्स के व्यवहार के बारे में, कैसे कार्य करते हैं क्रोमोसोम, किस तरीके से क्या इनका बिहेवियर है, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। कब, सेल डिवीजन के समय, खास तौर पर कोशिका जब डिवाइड होती है उस समय, सेल डिवीजन के समय जो क्रोमोसोम्स हैं उनके कह लीजिए कि व्यवहार में क्या चेंजेज आते हैं, किस तरीके से ये कह लीजिए कि मेंडेलियन जैसे हम लोगों ने पढ़ा, मेंडल में फैक्टर उनके या जीन जो है किस तरीके से कार्य करते हैं उनकी, इन्होंने उसके पैरेलल ये बातें समझाने का प्रयास किया। तो सटन हैज बीन डिस्क्राइब्ड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड पैरेललिज्म, उसके समानांतर कह लीजिए बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर और जीन, मेंडल के फैक्टर या जीन के पैरेलल, उसके समानांतर किसको किया, क्रोमोसोम्स के व्यवहार को सेल डिवीजन के समय। ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले, अब ये बातें तो काफी महत्वपूर्ण थी, इनको जानना था, बट ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, कह लीजिए कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत, तो आनुवंशिकता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है ये सबसे पहले 1902 में कर लीजिए। देखिए थ्योरी ही है, यहाँ पर कोई विशेष डायग्राम नहीं है, इसलिए इसको सुने और समझने का प्रयास करेंगे। तो पूछता है 2 नंबर में, 1 नंबर में ये प्रश्न बहुत पूछता है कि आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया। तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा
कि 1902 में सबसे पहले सटन और बावेरी ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। किसने दिया था? बावेरी और सटन ने, या सटन एंड बावेरी, दोनों का नाम एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है। ये पूछता है इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। और किस बिंदु के आधार पर इन्होंने कह लीजिए निष्कर्ष निकाला? आप जानते हैं कि जब रिप्रोडक्शन, इसीलिए oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस सबकी हमने बात किया। देखिए प्रत्येक जीवधारी में क्रोमोसोम्स जो होता है, ध्यान रखेंगे, वो पेयर में होता है। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें, मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान में ये बात आना चाहिए कि हम लोगों में 2n = 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो 2n यानी क्रोमोसोम दो पेयर होते हैं। जैसे दिमाग में आप ये बात अपने अगर रखें कि जैसे मेल की हम बात करेंगे, मेल, और फीमेल की बात करें, फीमेल, तो मेल में मुख्य रूप से क्या होगा? 44 + XY, और फीमेल में क्या होगा? 44 + XX, यानी 44 जो क्रोमोसोम है ये ऑटोसोम, और ये 44 इनमें भी ऑटोसोम्स कहलाएंगे। लेकिन लास्ट 23rd पेयर, 23वां जो जोड़ा होता है, ये 6 क्रोमोसोम कहलाता है। ये 6 क्रोमोसोम्स है। ये क्या करता है? ये सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये बात दिमाग में आपके आनी चाहिए। आगे हम लोग वो करेंगे, देखेंगे। तो जब इनमें आप जान रहे हैं कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम है हमारे अंदर, तो ऐसा केवल आप विचार कर लीजिए कि ये जो 23 क्रोमोसोम्स, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हमारे अंदर हर कोशिका के अंदर है, तो हर कोशिका के अंदर क्रोमोसोम 23 जोड़ी कहाँ से आया? इसमें से ध्यान रखेंगे जो 46 क्रोमोसोम कह रहे हैं, 23 जोड़ी का मतलब 46, 23rd पेयर कहें या 46 क्रोमोसोम कहें, तो ये 46 क्रोमोसोम आए कहाँ से? एक दिन हम लोग भी क्या थे? यूनिसेलुलर एक कोशिकीय थे। कौन कब थे? जाइगोटिक सेल जब थी, जब हम जाइगोट के रूप में थे। मेल गैमिट यानी स्पर्म प्लस फीमेल गैमिट, ओवा, एक जो भी कहिए, दोनों जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना? जाइगोट। जाइगोट कैसी कोशिका है? जाइगोट आर यूनिसेलुलर सेल, बट कैसी है ये डिप्लॉयड सेल्स है, क्योंकि दोनों सेट आ गए क्रोमोसोम। प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं। जैसे मेरे अंदर भी 2 सेट है। एक होगा, ध्यान रखेंगे क्या सेट? एक होगा 22 + X का प्लस X, और एक होगा 22 + Y, 22 X 22 Y। ये 2 सेट हैं मेरे अंदर। इसी तरीके से इनमें भी 22 X और 22 X। ये कब होंगे ऐसे? जब गैमिट बनेगा, जब ओवम बनेगा, ये ओवम बनेगा, अंडाणु बनेगा, और ये क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा, शुक्राणु बनेगा। तो उस समय ये हाफ हो जाएगी क्रोमोसोम की संख्या। माने हमको जो मिला था, आप देखिए दोनों बातें यहाँ हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को जब हम देंगे तो हाफ क्रोमोसोम जाएंगे। जो 46 है उसमें से कितने जाएंगे? 23। अब प्रत्येक क्रोमोसोम पेयर में है। पहला पेयर है यानी 2 है पहले में, दूसरे पेयर में 2 है, तीसरा आपका देखेंगे पेयर में 2 है, चौथे में पेयर में 2 है। इस तरीके से कुल मिलाकर 23 पेयर हैं। तो उनमें हर एक का एक एक क्रोमोसोम आप अलग कर लीजिए तो एक सेट बन जाएगा, और दूसरा अलग कर दीजिए तो दूसरा सेट बन जाएगा। तो 2 सेट हैं हमारे अंदर। एक मुझे अपनी मदर से, माता जी से मिला, प्राप्त हुआ एक सेट पूरा, और एक किससे प्राप्त हुआ? अपने फादर से, पिताश्री से प्राप्त हुआ। दोनों जब मिले तो जाइगोट जब वाली स्थिति हुई, और उससे हम डेवलप करके इतने बड़े शरीर को बनाए, यानी सेल डिवाइड होता गया और ये शरीर बनता चला गया। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जनरेशन को जब देंगे तो भी यही बात आएगी कि हमारे कितने जाएंगे? हाफ क्रोमोसोम जाएंगे, मियासिस सेल डिवीजन होगा। अब देखिए जैसे ये बन गए, और ये मान लीजिए इससे मिलता है,
ये इससे ध्यान देना, जगह कम है, ये बात आगे हम पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, पर उससे रिलेटेड है। तो ये 22 ऑटोसोम और x यानी ये हो जाएगा 44 प्लस x यानी क्या होगी डॉटर। अगर ये इससे मिल जाता है तो भी आपका 44 प्लस x क्या होगी डॉटर। लेकिन y वाला अगर ये सेट इससे मिलता है तो 44 प्लस xy क्या होगा सन। ये इससे मिला तो भी 44 प्लस xy क्या होगा सन। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो पहली बात कह लीजिए महत्वपूर्ण आई इसमें, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे फर्स्ट जो बात हम लोग कहेंगे वो बात यही कही गई कि फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, निषेचन के कह लीजिए फलस्वरूप जाइगोट बनता है। कैसा डिप्लॉयड, फर्टिलाइजेशन जब होगा ये दोनों जाएंगे मिलेंगे, निषेचन होगा, गैमीट है तो क्या बनेंगे, पहले फर्स्ट जाइगोट बनेगा, जाइगोट से ही तो नए ऑर्गेनिज्म का शिशु का निर्माण होगा। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जाइगोट बनता है, वो कैसा होता है डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित तो होता है, ध्यान रखेंगे। और क्रोमोसोम का उसमें कह लीजिए एक सेट फीमेल का ओवम जो है, एक सेट क्रोमोसोम फीमेल का और दूसरा सेट क्रोमोसोम किसका है मेल का है। इन दोनों ही सेट के कारण ये बनता है। और ये कैसे बने थे, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बने थे। कब बने थे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के समय बने थे। और ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। तो यहाँ जब मिलेंगे नए जीव का निर्माण होगा तो फर्स्ट क्रोमोसोम पेरेंट सेल के मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम और फर्स्ट क्रोमोसोम फादर का, ये दोनों मिलकर के जोड़ा बनाएंगे, ये कहलाएंगे होमोलागस क्रोमोसोम। उनको क्या बोलेंगे, समजात गुणसूत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई। यानी मेरे अंदर जो पहला मेरा जोड़ा, आपको क्रोमोसोम 46 क्रोम जोड़ी है, 23 जोड़ी है, 46। तो 23 जोड़ी में से जैसे फर्स्ट पेयर है पहला जोड़ा, उसमें एक क्रोमोसोम मेरा फादर का है, दूसरा किसका है मदर का, दोनों मिलकर पेयर बनाए। और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे होमोलागस क्रोमोसोम। ये मार्फोलॉजिकली इक्वल है बट फिजियोलॉजिकली एक दूसरे से क्या है डिफर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये क्रोमोसोमल थ्योरी की ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट की हम अगर बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, दूसरी बात करेंगे तो प्रत्येक किसी भी जीवधारी जीव के संपूर्ण जीवन काल में कह लीजिए उसके संपूर्ण जीवन में प्रत्येक क्रोमोसोम अपनी पहचान, संरचनात्मक विशिष्टता बनाए रखता है। अपनी वो पहचान बनाए रखता है, अपनी विशिष्टता, क्योंकि उसके ऊपर क्या है जीन्स है, कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स हैं जिनको ले जा रहा है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात ध्यान रखेंगे, जो क्रोमोसोम्स होता है वो जीन्स का वाहक होता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन स्थिर रहते हैं। आप जानते हैं, आपको क्रोमोसोम की संरचना जब पढ़ाए रहे होंगे तो दिमाग में बात आ ही रही होगी, अगर नहीं तो फिर क्रोमोसोम की रचना आप पढ़ेंगे। ये क्रोमैटिड हैं, ये क्रोमैटिड या क्रोमोनिमेटा, इन्हीं के ऊपर ये कह लीजिए जीन्स रहते हैं। ये लोकाई हैं, विशिष्ट स्थल हैं बने हुए, जैसे माले में मोती गुच्छी रहती है, इस तरीके से ये सेंटर कहलाते हैं। इन्हीं को बोलते हैं आप क्रोमोमियर। और ये इसी स्थान पर कह लीजिए जीन के स्थान है, जीन पाए जाते हैं। ये क्या है, क्रोमैटिड दोनों हैं या क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा या क्रोमैटिड, ये जहां जुड़े हैं स्थान क्या हुआ, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की संरचना का वीडियो आप देखिए, उसमें एकदम डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जीन के वाहक हैं। जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जीन्स क्या ले जाएंगे, कैरेक्टर्स को। जोहानसन ने जीन की खोज की थी और जीन आनुवंशिकता की क्या है, इकाई है। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको याद रखना। ये तीसरा बात हो गई।
और इसीलिए क्रोमोसोम्स जब कह लीजिए संलग्नता की बात करते हैं, लिंकेज, तो ज्यादातर जो क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड अपने जो पार्ट चेंज करते हैं, जो जीन होते हैं पास पास, उनके संलग्न होने का, उनको लिंकेज कह लीजिए ज्यादा चांसेज होता है। तो इस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जीन जो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित हैं, 2 or more जीन्स, 2 or more जीन्स, 2 या 2 से अधिक जीनों का कह लीजिए, यहाँ पर ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इनका जाना ही लिंकेज है, संलग्नता है। ये भी पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद ये 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके चौथी बात अगर करें तो जब गैमिट फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट यानी युग्मक निर्माण के समय जो होमोलॉगस समजात क्रोमोसोम है पेयर में, ध्यान रखेंगे, वो जोड़े, प्रत्येक क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाता है, पृथक होता, तभी न जाएगा। गैमिट बनना है तो कैसे बनेगा? हर जोड़े का एक एक क्रोमोसोम जाना है, तो ये अपने जोड़े से, होमोलॉगस क्रोमोसोम से क्या होता है? आइसोलेट होता है, पृथक हो जाता है, क्योंकि जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जब क्रोमोसोम पर जीन्स जो है कह लीजिए स्थिर है, देखे ही, अतः ये भी जीन्स भी क्या होते हैं? उससे पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक पेयर है, एक क्रोमोसोम जाएगा तो दूसरा भी उससे पृथक हो जाता है, वो भी चला जाएगा। तो ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है। और ये कहाँ पर आपको स्थिति देखने के लिए मिल सकती है, मैं थोड़ा सा एक इस बदलने की जो बात हो रही है, जैसे मान लो कि एक ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसका, इनमें मान लीजिए कि जीन है, इसमें कैपिटल A कैपिटल B जीन है, 2 है, और यहाँ पर स्मॉल a और स्मॉल b जीन है, ये क्रोमोसोम। अब यहाँ पर ये जब ध्यान रखेंगे, इनमें जीन के जाने की जो बात है, जैसे ये क्रॉसिंग ओवर करेंगे, पहले तो ये जानते हैं लंबान में जो फटने की बात आई थी वो भी होगी, यानी ये कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B, ये लंबान में फट गए होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। एक ये फटा तो ये 2 हुए, और ये होगा तो ये भी 2 बन जाएंगे, ये 2 बनेंगे, ये भी हो जाएगा, तो ये स्मॉल a और स्मॉल b, ये 2 से कितने हो गए? 4। ये किनारे किनारे के पड़े हैं, दोनों क्रॉस करेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये a और b ये क्रॉस करेंगे, अगर देखें a और b, दूसरा इधर उसका क्रॉस करेगा, ये स्मॉल a और स्मॉल b, और एक स्मॉल a और स्मॉल b यहाँ है, ये क्रॉस किए। अब यहाँ जाने के जो चांस हैं ये जानते हैं आप, कैपिटल A और कैपिटल B, ये जाएगा, ये बनेगा, ये किनारे वाला भी इधर रख ले रहे हैं, स्मॉल a और स्मॉल b, ये क्रॉस करेगा, इसके साथ ये यहाँ पार्ट चेंज करते हैं, ये आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा कैपिटल A और इसके साथ आया स्मॉल b, और ये आएगा स्मॉल a और इसके साथ आएगा क्या? कैपिटल B। ये तो ये चेंजेज होने के चांस जो कह रहा है ये रहते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। इस तरीके से सटन और वावेरी ने ये कह लीजिए आनुवंशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया, और ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको बिंदुवार आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। मैंने इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, इतना आप करेंगे इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बाद हम लोग क्रोमोसोम्स की संरचना, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र, ये सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। क्रोमोसोम की संरचना एक वीडियो पूर्व में बन चुका है, जो 11th के लिए, चूंकि 11th में न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर जब बताया गया है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की संरचना, तो उसमें क्रोमैटिन थ्राइड के बारे में बताते समय एक वीडियो बनाया गया था, वो भी क्रोमोसोम्स का उसमें डिटेल में है।
आगे नेक्स्ट क्रोमोसोम से रिलेटेड हम बातें करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आज का यहाँ तक हम लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू।